आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आखिर कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण या लक्षण ट्रांसफर होते हैं। आज हम उस जेनेटिक कोड को डिकोड करेंगे जो हमारे जीवन की नींव है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, बच्चे अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अलग और अपनी एक खास पहचान क्यों रखते हैं? है ना कमाल की बात। जीव विज्ञान का यही वो बुनियादी सवाल है जो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता की पूरी स्टडी को ड्राइव करता है और जेनेटिक वेरिएशन को समझने का रास्ता खोलता है। इस बायोलॉजिकल रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हेरिडिटी के बेसिक्स, फिर मेंडल और मटर के पौधे का प्रयोग, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस, मेंडल के 3 नियम और आखिर में ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन की कॉम्प्लेक्स दुनिया। सेक्शन 1 द बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी। उन ऐतिहासिक प्रयोगों की गहराई में जाने से पहले जेनेटिक्स की बुनियादी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी की। आसान शब्दों में कहें तो माता पिता या पूर्वजों के गुणों का उनकी संतानों में आना ही हेरिडिटी है। और जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो इसी प्रोसेस की गहराई से स्टडी करती है। वैसे इस शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल 1905 में डब्ल्यू बेटसन ने किया था। अब यहां 2 शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत अहम है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप किसी भी जीव का वो अदृश्य जेनेटिक कोड या डीएनए का सेट है जो उसके अंदर मौजूद होता है। दूसरी तरफ फिनोटाइप वो फिजिकल लक्षण हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे कि हाइट या आंखों का रंग। मतलब जीनोटाइप वो कोड है जो अंदर छिपा है और फिनोटाइप वो नतीजा है जो बाहर दिखता है। एक और जरूरी बात, जब अलग अलग लक्षणों के बीच एक तरह का मुकाबला होता है तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में साफ साफ उभर कर सामने आता है उसे डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण कहीं दबकर छिप जाता है वो रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण कहलाता है। आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रूशियल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मेंडल और मटर का पौधा। बेसिक्स क्लियर होने के बाद अब हमारी कहानी उस विजनरी साइंटिस्ट की ओर मुड़ती है जिसने सबसे पहले इस जेनेटिक कोड को क्रैक किया था। ग्रेगर जोहान मेंडल ये वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान के साथ मैथमेटिकल रिकॉर्ड कीपिंग को जोड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका निकाला। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के ट्रांसफर को इतनी बारीकी से ट्रैक किया कि आज हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मीठी मटर का पौधा ही क्यों चुना? इसके बहुत ही प्रैक्टिकल कारण थे। इस पौधे का जीवन काल बहुत छोटा होता है, इसमें आसानी से दिखाई देने वाले अलग अलग लक्षण होते हैं, ये नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट करता है, लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ही जनरेशन में ढेरों बीज पैदा करता है। ये सारे गुण इसे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट बनाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमारा इन्वेस्टिगेशन मेंडल के सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट से शुरू होता है, जहां उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक लक्षण पर रखा था। देखिए क्या हुआ। जब मेंडल ने एक प्योर लंबे पौधे का क्रॉस एक प्योर बौने पौधे के साथ कराया तो पहली पीढ़ी, जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, उसके सारे के सारे पौधे लंबे निकले। बौनापन तो जैसे गायब ही हो गया था। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब इन F1 जनरेशन के पौधों को खुद से पॉलिनेट होने दिया गया। दूसरी जनरेशन यानी F2 में वो छिपा हुआ बौना लक्षण अचानक वापस आ गया, और वो भी एक बहुत ही सटीक मैथमेटिकल रेशियो में। ये रेशियो था 3:1, यानी 75% पौधे लंबे थे और 25% पौधे बौने। इस एक नंबर ने साबित कर दिया कि लक्षण कभी भी हमेशा के लिए नहीं मिटते, वो बस कुछ समय के लिए छिप जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, द डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये चेक करने के लिए कि क्या अलग अलग गुण एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी और एक साथ 2 लक्षणों को ट्रैक किया। इस बार गोल और पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधों के साथ कराया गया। मकसद बहुत साफ था, ये देखना कि क्या बीज का आकार और उसका रंग ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं या नहीं। और नतीजे चौंकाने वाले थे। F2 जनरेशन में कोई सिंपल सा रिजल्ट नहीं आया, बल्कि फिनोटाइप्स का एक बहुत ही खास कॉम्बिनेशन सामने आया। 9 गोल पीले, 3 गोल हरे,
3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा। इस 9:3:3:1 के रेशो ने पूरी तरह से प्रूव कर दिया कि बीज का आकार और उसका रंग ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली विरासत में मिलते हैं। अब पहुंचते हैं सेक्शन 5 पर, मेंडल के 3 नियम। मटर के पौधों पर किए गए इन कमाल के और बारीकी से ट्रैक किए गए क्रॉसेस के जरिए आनुवंशिकता के 3 यूनिवर्सल नियम निकलकर सामने आए। ये 3 महान नियम हैं: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पहले देखा, उसने डोमिनेंस और सेग्रीगेशन के नियम को साबित किया, जबकि उस कॉम्प्लेक्स डायहाइब्रिड क्रॉस ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम को सिद्ध किया। ये जो पुनेट स्क्वायर है ना, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। ये चार्ट एकदम साफ दिखाता है कि कैसे गैमीट्स बनते समय पेरेंट्स के एलील्स अलग होते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान एक फिक्स रेशियो में वापस मिल जाते हैं। सच में ये बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 6, ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन। क्योंकि जो नियम मठ के एक बगीचे में खोजे गए थे, वो सीधे हम इंसानों पर भी लागू होते हैं। हमारे शरीर की हर एक कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से 22 जोड़ों को ऑटोसोम्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के जनरल फीचर्स तय करते हैं। लेकिन जरा उस 23वें जोड़े पर गौर कीजिए, सेक्स क्रोमोसोम्स यानी XX या XY। यही वो अल्टीमेट जेनेटिक स्विच है जो बायोलॉजिकल सेक्स को निर्धारित करता है। बिल्कुल उन मटर के पौधों के फ्लो चार्ट की तरह ही यहाँ फीमेल हमेशा एक X क्रोमोसोम ही देती है, लेकिन मेल अपने गैमीट के जरिए X भी दे सकता है और Y भी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर मेल का क्रोमोसोम ही ये डिसाइड करता है कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। क्रोमोसोम्स के इस एकदम क्लीन डिवीजन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से ये बात मैथमेटिकली तय हो जाती है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा बिल्कुल बराबर यानी 50-50 होती है। नेचर का यह मैथ एकदम परफेक्ट है। जीवन को चलाने वाली इस मैथमेटिकल प्रिसिशन को देखकर एक बहुत ही गहरा ख्याल मन में आता है। अगर सिर्फ एक बेहद सूक्ष्म Y क्रोमोसोम पूरे ह्यूमन बायोलॉजी को इस तरह से बदल सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे DNA के उस विशाल और रहस्यमयी कोड के अंदर अभी और कितने गहरे राज छिपे हैं, जिन्हें खोजना अभी बाकी है।